मध्य प्रदेश में दिग्गजों का दिग्गज कौन? ये सवाल प्रदेश की जनता से लेकर राजनीति के जानकार तक पूछ रहे हैं और इसकी गूंज भोपाल से दिल्ली तक सियासी गलियारों में है। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद 4 दिन गुजर चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत जिम्मेदार नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। प्रदेश के दिग्गजों के भी दिल्ली दौरे हो रहे हैं और हर बैठक के बाद सीएम का सस्पेंस गहराता जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो दिग्गज नेताओं में सामंजस्य, 24 में रणनीतिक बढ़त और 23 के वोट बैंक को बरकरार रखने वाला चेहरा होगा, उसी के नाम पर मोहर लगेगी। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाए। ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाए। सीएम को लेकर चल रहे सस्पेंस पर बीजेपी में धड़कनें बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी में गहराते सस्पेंस को अंदरूनी कलह करार दे रही है। देखिए, ये उनके पार्टी का मामला है, वो जिसको भी तय करें, लेकिन प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि चुनाव के रिजल्ट 3 तारीख को आ गए हैं, 4 को उनको बहुमत मिल गया था, उसके बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के अलावा डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। केंद्र की राजनीति से मध्य प्रदेश लौटे दिग्गजों को बीजेपी किसी न किसी समीकरण या मोर्चे पर आजमाएगी, क्योंकि बीजेपी संतुलन के लिए ही जानी जाती है। सवाल नंबर 1, मध्य प्रदेश के दिग्गजों में से दिल्ली किसे सबसे बड़ा दिग्गज बनाएगी? सवाल नंबर 2, बम्पर जीत के साथ बना वोट बैंक 2024 में बरकरार रखना चुनौती होगी? सवाल नंबर 3, दिग्गज नेताओं में सामंजस्य बनाने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्गजों का दिग्गज कौन। जी, कौन होगा वो जो दिग्गजों का दिग्गज होगा, यानी तमाम जो बड़े नाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसमें कौन सा वो चेहरा होगा जो ये कहेगा कि ये है मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कह के एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर तो दे दिया और मंसल न्यूज़ का ही ये सवाल था। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज जी ने उनसे पूछा कि साहब सस्पेंस कब खत्म होगा। बड़ा ही कैलकुलेटेड सवाल था, बड़ी चतुराई से पूछा गया सवाल था और जवाब तुरंत आया। कैलाश जी ने भी एक्नॉलेज किया, हाँ ये सही है, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, तो ये सस्पेंस खत्म होगा रविवार को। तो चलिए एक क्लैरिटी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि रविवार को हमें ये पता चल जाएगा कि कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री और किसका नाम है। यानी मंडे ट्यूसडे तक आप और हम ये कह सकते हैं कि ये सस्पेंस भी समापन की तरफ बढ़ जाएगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उसके लिए अहम बात इसलिए है कि बड़े नेताओं में फैसला करना चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अग्रिम पंक्ति में लगातार बने ही हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं और जिम्मेदारियों का वर्गीकरण, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम, वो भी एक चुनौती का काम है कि हर नेता को ये लगे कि उसे परफेक्टली इस काम के लिए चुना गया है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी, बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं सनवर पटेल, युवा नेता और स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, पहली टिप्पणी मैं आपकी तरफ ही आता हूं पहली टिप्पणी के लिए, और मुझे ज़रा ये समझाइए कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब ये कहा तो एक बड़ा उत्तर तो हमको मिल गया, लेकिन ये रेस किस तरफ जा रही? क्या ये कोई बड़ा ही नेता होगा? यानी मुझे जो मोटे तौर पर लगता है कि शिवराज जी, प्रहलाद जी और कैलाश जी, ये 3 फ्रंट रनर्स हैं और सिंधिया जी को भी बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते।
नरेंद्र जी भी। जी। लेकिन नरेंद्र जी के साथ ये मुझे लगता है कि वो संगठन के महारथी हैं और संगठन की एक कमान की बात है, फिर विधानसभा अध्यक्ष का भी एक मोर्चा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि शिवराज जी, कैलाश जी, प्रहलाद जी, नरेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो सभी हो गए। राकेश जी को क्यों पीछे फिर हम छोड़ें? जी बताइए मुझे। राकेश जी के चेहरे में भी सस्पेंस है सर जी, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। लेकिन आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रविवार का मतलब ये है कि थोड़ा और इंतजार है, यानी अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर अमित शाह केंद्रीय मंत्री पहुंच गए, यानी फिर एक चर्चा का दौर शुरू होने वाला है। ये ताजा खबर, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की, कि प्रधानमंत्री के निवास पर फिर अमित शाह पहुंचे हैं। और जो रविवार की बात कही जा रही, यानी 2 दिन और कल कैलाश विजयवर्गीय पुनः दिल्ली जा रहे हैं, बीडी शर्मा वहां मौजूद है, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है, प्रहलाद पटेल वहां मौजूद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं हैं जैसा कहा जा रहा है, और राकेश सिंह भी वही मौजूद है। तो मध्य प्रदेश कोई आने वाला नहीं, जाने वाले दिल्ली जाते हैं, यानी दिल्ली से ही ये तय होना, ये तो बड़ा क्लियर है। तो हमें लगता है कि, लेकिन जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं तो कोई जी तो दिखाई देंगे, वो नरेंद्र जी होंगे, प्रहलाद जी होंगे, कैलाश जी होंगे या शिवराज जी होंगे। लेकिन मुझे लगता है इन 4-5 जी की जब मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं में से कोई दिखने वाला अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, और इन्हीं में से किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की तरफ भी दी जा सकती है, सियासत यानी राज्य की जो मैं कहूँ यहाँ की संगठन की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और बीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी कहीं नजर आने वाले, जो मेरे पास खबरें हैं। हो सकता है कि डिप्टी सीएम का एक नया फार्मूला लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो तस्वीरें वहां भी कुछ दिखाई दे। इनमें से कुछ लोग डिप्टी सीएम होंगे, कुछ सीएम और कुछ संगठन में नजर आएंगे। पर ये सस्पेंस रविवार को खत्म होगा, रविवार तक हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे। जो खबरें हमारे पास सबसे पहले बंसल न्यूज के पास आती, पर कैलाश जी की जो आज बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही थी शरद जी कि वो मध्य प्रदेश में बहुत तरीके से, खासकर भोपाल यानी राजधानी की सियासत में सक्रिय होने वाले, जहां आज वो पहुंचे थे, एक कार्यकर्ता को गंभीर चोटें आई थी तो उसको देखने पहुंचे। इसका मतलब यह है कि उनके भीतर कार्यकर्ता का भाव भी नजर आया। बिल्कुल सही है। और इसके अगर अनुमान लगाना चाहें तो हो सकता है कि कोई बड़ा दायित्व उनको मिलने वाला है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के तो ये हैं ही सभी के सभी। तो अनुमान भी लगा लें तो उधर बैठे हुए बीजेपी कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे होंगे कि आज बाबू मफलर लगा लिए हैं तो भटक गए हैं रास्ते से। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा है, ई का बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी। भदौरिया साहब गंभीर हैं। भदौरिया साहब छोड़ दीजिए, जो नतीजे रहे उनकी तरफ मत ध्यान रखिए। मैं समझता हूँ, क्योंकि आपकी जगह हम भी होते तो निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीदों का चुनाव रहता है एक कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि वो ऐसा निष्पक्ष और सेवाभावी व्यक्तित्व होता है जो बिना अपेक्षा के अपनी जेब से पैसा लगाकर काम करता है। लेकिन ठीक है, विषय आपकी पार्टी का नहीं है। क्या कहेंगे बीजेपी में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? जी देखिए आदरणीय शरद जी, ये मेन मसला मध्य प्रदेश के विकास का नहीं है कि मध्य प्रदेश के विकास की भारतीय जनता पार्टी किसको डोर सौंपने जा रही है, ये नहीं है। ये जैसे पिछले 18 साल का कुशासन देखा, नतीजा कुछ भी आया हो, दावे के साथ कह सकता हूं, आज किसी भी चौराहे पे खड़े होके आपके रिपोर्टर भी या आप ऑफ द कैमरा चर्चा करते हैं तो 10 लोगों में से 8 जने आज भी ये कहते हैं ये क्या परिणाम आ गया, ये क्या हो गया मध्य प्रदेश में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी चयन करे, जिसको भी, कम से कम लूट की सरकार ना बनाए, विकास की सरकार बनाए, मध्य प्रदेश के जनमानस के विकास के लिए सोचे। ऐसा नहीं कि अभी इनके हारे हुए प्रत्याशी आप राहुल लोधी देख लो, साफ कह रहा है कि रेत खदानों में ट्रॉली हमारी चलेंगी, जेसीबी हमारी चलेंगी, नाके हमारे चलेंगे। ये सब चीजें, मतलब किस तरीके से मध्य प्रदेश के संसाधनों को जिस तरीके से 18 साल से लूटा जा रहा था, उसकी आगे की प्लानिंग अभी से गढ़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और नेताओं के द्वारा। मैं तो बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा आदरणीय शरद जी, क्योंकि भाजपा का मसला है, भाजपा किसको मंत्री मुख्यमंत्री बनाती है ये भाजपा का मसला है, परंतु जैसे ही वो शपथ लेते हैं वो मसला भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल के मध्य प्रदेश के एक एक जनमानस का मसला हो जाता है। एक एक जनमानस ये निगाह करता है कि कौन व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कमान दी है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसपे 18 साल से लगातार आरोप लगते आए हों कि पटवारी की परीक्षा में 15-15 लाख के पद बेचे गए हों, चाहे व्यापम हुआ हो, चाहे कितना भी आदिवासी अत्याचार से लेके सब हो, चाहे एग्रीकल्चर परीक्षा में इनके प्रदेश अध्यक्ष वो बड़ी वजनदार है भदौरिया साहब कि विकास के मसले पर चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
जो भी मुख्यमंत्री बने वो विकास को लेकर आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण बात है। सनवर पटेल साहब क्या कहेंगे आप? जी। भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य वाक्य ही अंत्योदय है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार होती है तो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है, गरीब का कल्याण किया जाता है। और जिस प्रांत में भारतीय जनता पार्टी होती है, खास करके मध्य प्रदेश, तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज 2023 का मध्य प्रदेश हम सब लोगों ने देखा है। और हमारे विद्वान साथी बार बार बोल रहे हैं कि 20 साल और 18 साल में किस प्रकार की परिस्थिति रही और नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखिए साहब, हम समाज क्षेत्र में जब काम करते हैं तो ये महापर्व जब आता है लोकतंत्र का, इसमें जनता सर्टिफिकेट देती है कि किसने कैसा काम किया। जनता ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, मशीन ने सर्टिफिकेट दिया है। सर्टिफिकेट देने का काम किया। आप इसको सुनिए मेरी बात सनवर भाई, मशीन का सर्टिफिकेट मिला है, जनता का सर्टिफिकेट नहीं मिला। इतने बड़ी संख्या में विधायकों की मौजूदगी, आज 163 से ज्यादा विधायक, ये मध्य प्रदेश की जनता का सर्टिफिकेट है। मैं तो अपने विद्वान साथी से भी कहूंगा कि ना हमको जीत का दम्भ है, ना हम हारने वाले पर परिहास उड़ाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। और जिस प्रकार से देश में लगातार 2 बार नेगेटिव पॉलिटिक्स के कारण से आप विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, नकारात्मक राजनीति करेंगे तो इन पे भी ज्यादा ईवीएम की भूमिका में नहीं रहेंगे। करवा लेते, 230 के 30 परिणाम अपनी तरफ करवा लेना थे भारतीय जनता मध्य प्रदेश की जनता ने, कोई दिक्कत ही नहीं थी। विपक्षी नहीं रहता जैसे मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं ना कि देश में विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ा तो आपको भी धैर्य रखना चाहिए। अगर कहीं कोई आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प खुले हैं और न्यायिक क्षेत्र का विकल्प है कि पूरे चुनाव को निर्वाचन आयोग सहित कहीं कोई विकल्प नहीं है। आप भी जानते हो निर्वाचन आयोग ने पूरा काम पिट्ठू की तरह किया। भारतीय जनता तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ सर? तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? भदौरिया साहब, तेलंगाना में भी तो मशीनें यही थी। आदेश पारित करने का प्रयास करते हैं, उसकी हत्या तक करा दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दुराचार है। पर मैं तो बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री चुनना जो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलना करे, महिलाओं के साथ छलना करे और प्रदेश के विकास के लिए सोचे, भ्रष्टाचार करने के लिए ना सोचे। इनके राहुल लोधी का भी वीडियो आया, उस पर क्या कह रहे हैं ये लोग? निश्चित तौर पर जो सरकार बनेगी वो देखेगी, मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो देखेंगे इन चीज़ों को। और अगर आप ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं एक जिम्मेदार कांग्रेस के राजनेता हैं, तो मैं उसको पूरी गंभीरता से ले रहा हूँ। और अगर किसी नेता की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य सामने आया है खदानों को लेकर या इसको लेकर, तो ये बहुत गंभीर मसला है। और मैं फिर आग्रह करूँगा सनवर पटेल साहब से कि वो अपनी पार्टी के आला नेताओं तक ये बात पहुंचाएं और देखें कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री के चुनने का इंतज़ार जरूरी नहीं है, उसको देखा जाना चाहिए। मनोज, हम फिर मूल मुद्दे की तरफ आते हैं जी। महत्वपूर्ण बात ये है कि कैलाश जी ने ये कह के तो हमें इशारा कर दिया है कि अब रविवार तक ये फैसला सामने आ जाएगा। चयन की आपको बात मैं अगर करूँ मनोज, तो क्या आपको लगता है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरह की प्रोसेस से भारतीय जनता पार्टी गुजर सकती है? देखिए सरद जी, मध्य प्रदेश का संगठन या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े दिग्गज नेता देश में कहीं होंगे। और आप देखिए ये सब वही लोग हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में रहे, कुछ ऐसे लोगों से भी उन वाकिफ़ है। तो मुझे कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ से गुजरे हैं, तो चयन का आधार बड़ा लंबा होगा। मुझे लगता है मेरिट जो होगी उसमें चयन करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए रविवार तक का वक्त लग रहा है। पर इसमें ये जरूर देखा जाएगा कि 2024 में कौन सा चेहरा होगा जो 28 की जगह 29 सीट हमें दिला दें। 2028 में क्या ये चेहरा लगातार काम कर पाएगा जो जनता के बीच में अगली बार जब 2028 के चुनाव लड़ रहे हों तो उसमें मोदी का चेहरा ना आते हुए कम से कम वो चेहरा हो, प्रधान मुख्यमंत्री यहाँ का जो भी हो, उसके चेहरे के आधार पर हम चुनाव लड़ें। और इसीलिए देखिए मेरिट भी देखी जा रही है और ये भी समझा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता है उनको एडजस्ट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि सांसद सब अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जाहिर है उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति करना है, क्या वो संगठन में जगह बना पाएंगे? यदि वहाँ एडजस्ट करते हैं तो फिर दूसरी बड़ी भारी जिम्मेदारी दूसरी आ जाती है। तो जो हिट है उसको फिट करना है अलग अलग स्थान पर, और उनकी फिटनेस भी देखी जा रही, कौन कहाँ फिट होगा। और रविवार का दिन इसीलिए चुना गया है कि इस बीच में जितना पानी है वो निकल जाएगा, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम भी हो जाएगा। सामंजस्य के साथ बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके रिजल्ट आगामी दिनों में पॉजिटिव आ जाए।
सनवर पटेल साहब की तरफ चलूंगा। पटेल साहब, कैलाश जी ने आज एक बड़ा खुलासा तो कर दिया देर शाम भोपाल में, तो अब एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है, आपकी भी मैं ये नहीं कहूँगा धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बीजेपी की सरकार है और वो भी थंपिंग मेजॉरिटी से आई हुई सरकार है, लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है। आप किस तरह देखते हैं? जी जी बताइए। देखिए शरद जी, बहुत ही स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम को, मध्य प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की गारंटी को माना है। और जहां तक बात अब आगे का जो आप सवाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उतनी ही बात कर सकता है जितना तय हो चुका हो, तो निश्चित रूप से जल्दी ही हमारे सामने सारी चीजें आएगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और विधायक दल की बैठक होगी और निश्चित रूप से आपके और हमारे सामने सारी चीजें साफ हो जाएगी। जी भदौरिया साहब, चर्चा आपके यहाँ भी है कि कमलनाथ जी 6 साल बाद पीसीसी चीफ का पद छोड़ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी अब तलाश जारी है। उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी से माफ़ी मांग ली है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा करता है। फूल सिंह बरैया जब अपनी घोषणा के अनुरूप कि बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो मुख पर कालिक पुता लूँगा, वो जब आज पहुँचे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने, तो दिग्विजय सिंह जी और अजय सिंह जी उनके साथ थे। तो एक नए इक्वेशन, दिग्विजय सिंह जी भी मैदान में हैं लगातार। वो पहले ऐसे बड़े नेता अजय सिंह और दिग्विजय सिंह हमें देखने को मिले हैं जो कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए हैं। किस तरह देख रहे हैं आप अपनी पार्टी में परिवर्तन और बदलाव को? देखिए आदरणीय शरद जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्य से देखेंगे तो हमारे जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष थे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो दुर्भाग्य से चुनाव हार गए। वहाँ तो चयन होना ही होना है, परंतु नेतृत्व देखेगा कि आदरणीय कमलनाथ जी के साथ लोकसभा चुनाव में जाना है या फिर नए नेतृत्व को लाना है, ये सब आला कमान तय करेगा। कल विचारणीय बैठक है, उसके बाद फैसला आएगा। परंतु मुझे लगता है कि आदरणीय कमलनाथ जी के साथ अभी कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उन जैसा अनुभवी नेतृत्व, क्योंकि मैं देखा है, मैंने बहुत बारीकी से आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में बिल्कुल बूथ लेवल तक जाके मजबूती प्रदान करी। परिणाम कुछ भी निकल के आए, आप देखिए 199 सीटों पर बैलेट मतदान में, बैलेट पेपर के मतदान में 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चली। और दुर्भाग्य देखिए, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे 8 से 9 लाइव था मतगणना के दिन 3 दिसंबर को। आप देखिए 8 बजे मतगणना बैलेट पेपर की चालू होती है, 8:05 पे साहब भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे आ गई, कांग्रेस 6 पे, फिर 16 पे, मतलब 10 मिनट के अंदर। भैया ऐसा क्या आपके पास जादू है जो अंदर काउंटिंग चल रही है, जहां ना पत्रकार है ना मोबाइल है, और 5 मिनट के अंदर आपके पास निकल के आ रही है वो चीजें। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है इस लोकतंत्र को खत्म करने की। बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आप इस मध्य प्रदेश के बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और सब दृष्टिकोणों को देख के चलते हैं। मतलब आपके व्यक्तित्व की देश में, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में तारीफ होती है आदरणीय शरद जी। तो मैं तो आपके माध्यम से इस प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र की हत्या करने पे के लिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हुई है। ये मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक भी आज कह रहा है। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कल स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की एक राज्य में सरकार बनी तेलंगाना में आदरणीय शरद जी, 3 दिन के अंदर चौथे दिन वहां पे मुख्यमंत्री की शपथ हो गई। भारतीय जनता पार्टी में आज तक सिर्फ हटौल जारी है। मैं यहां तक समझता हूं शिवराज सिंह जी को नरेंद्र मोदी या अमित शाह, चाहे जितने बड़े शक्तिशाली हो भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर, परंतु शिवराज सिंह जी को हिलाने के उनमें अभी तक सक्षम नहीं है वो, कि शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश की कुर्सी से वो हिला पाए। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू करेगी। आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में किन लोगों को वो संतुष्ट कर पाते हैं। चलिए सनवर पटेल साहब को सुन लेते हैं। जी बोलिए पटेल साहब, बोलिए जी। देखिए शरद जी, अजीत जी कांग्रेस की परिपाटी को थोपना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ये छत्रपों की राजनीति कांग्रेस में चलती है। भारतीय जनता पार्टी में तो चलिए आपने कहा 4 दिन, ठीक है 4 दिन,
इन 4 दिन में हमारे एक नेता को बता दीजिए जिन्होंने ये कहा कि नहीं मैं ही ये बनने वाला हूं। नहीं, मैं तो कार्यकर्ता का भाव रखता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे कार्यकर्ता भाव के साथ पूरी करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। और आप ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अरे कब आप आकलन करेंगे, कब मंथन करेंगे? आप 404 पर थे पूरे देश में, 44 पर आ गए। विपक्ष की भूमिका में नहीं हुआ। आप 30 राज्यों के लगभग सारे राज्यों से आप 3.5 राज्यों पर आ गए। ऐसा नहीं कि अमित शाह जी आके कह देते हैं कि जेपी नड्डा आगे कंटिन्यू करेंगे। दम्भ की हार हमारे है। यहाँ पीसीसी डेलीगेट या आईसीसी डेलीगेट वोट डालते हैं। रोड पर अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन लीजिए भदौरिया साहब, सुन लीजिए, अमित शाह जी जैसा नहीं बड़े है। विद्वान व्यक्ति हैं आप, सुन अमित शाह लीजिए। जी कौन है भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करते हैं? क्या वो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे क्या? अरे अजीत जी, अंदर खाने बात। अच्छा, तेलंगाना में सुन लीजिए भदौरिया साहब, सुन लीजिए। हम दोनों पक्षों को नहीं सुन पाएंगे ठीक से, नहीं किस तो पद पे है जो ये कह सकते हैं? सुन लीजिए भदौरिया साहब, सुन लीजिए। जेपी नड्डा जी करेंगे और यहाँ उनकी दादागिरी है। जेबी संस्था हो गई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी उनकी जेब में है। आज राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जैसे जिम्मेदार वरिष्ठ राजनेताओं को भी डिसीजनों में शामिल नहीं किया जा रहा। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पसंद है। भदौरिया साहब, मेरा फिर आग्रह है, आप हमेशा लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मेरा निवेदन है कि आप अगर आपको देखने वाले आपके प्रशंसक निराश होंगे। जी पटेल साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी शरद जी, मैं तो इनको बारंबार बोल रहा हूं कि ये दम्भ और घमंड छोड़ना पड़ेगा। 404 से आप देश में 44 पर आ गए। लगभग 30 राज्यों से आप 3.5 राज्यों में आ गए। आप उसके बावजूद भी दम्भ नहीं छोड़ते, घमंड नहीं छोड़ते। आप सिंधिया जी को कहते हैं उतर जाइए रोड पर। आप अखिलेश यादव जी को कहते हैं कौन अखिलेश बखलेश, कौन होता है अखिलेश? ये आपका दम्भ और आपका घमंड आपकी पूरी लुटिया डुबा रहा है। आपको जनता के बीच आना पड़ेगा, वो भी विपक्ष की भूमिका के लिए। पक्ष की भूमिका तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दी, और भारतीय जनता पार्टी अपने प्राण से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के काम में लगेगी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएगी। मनोज कंक्लूडिंग। बिल्कुल शरद जी, देखिए मुझे लग रहा है कि रविवार से पहले 2 पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे और संभावना कल की है, कल दोनों पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। क्योंकि कल जो मेरी जानकारी में है, लोकसभा में व्हिप जारी हुआ है तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को रोकने के लिए। यानी हो सकता है कहीं कोई नया बिल भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे, जिसके कारण भी इसमें देरी हो रही। लेकिन 2018 से भी बीजेपी ने सबक लिया है, 2028 की तैयारियां हैं, और उससे पहले तमाम बड़े लीडर हैं, उनको एडजस्ट करना है, हिट करना, फिट करना, तो वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार के बाद जो बीजेपी चाह रही है कि ऐसा चेहरा दे जो सबके बीच समन्वय, सामंजस्य को लेकर आगे बढ़े और 2028 और 24 दोनों में विजय दिला सके। तो इंतजार भले करना पड़े, पर कल दोनों पर्यवेक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं। उसके बाद एक फिर बैठक होने वाली है दिल्ली में, और फिर तस्वीरें लगभग साफ हो जाएगी, लिफाफा पैक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा मनोज आपका, शुक्रिया सनवर पटेल साहब, शुक्रिया भदौरिया साहब। तो निश्चित तौर पर अब वो घड़ियां बहुत करीब हैं जब आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, और रविवार तक तस्वीर, सूरत हाल एकदम साफ होगी। और निश्चित तौर पर ये ज़रूरी भी है क्योंकि मध्य प्रदेश इंतज़ार कर रहा है कि कौन वो मुखिया होगा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमान संभाल कर मध्य प्रदेश को विकास, जैसा कांग्रेस की अपेक्षा है, विकास और तरक्की के नए सोपानों की तरफ ले जाएगा। शुभकामनाएं इस मुखिया को, जिसका नाम अभी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आपके हमारे सामने नहीं है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में बहुत साफ हो। बहरहाल इंतज़ार कीजिए, जिनके जहन में साफ है क्या वही नाम है जो वो सोच रहे हैं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।